मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस में फिजिक्स फर्स्ट पेपर देख रहे हैं हम लोग। और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके रेलवे में एएसएम, गुड्स गार्ड, लोको पायलट, इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए इन प्रश्नों का एक संकलन आपके सामने प्रस्तुत है। हम लोग एक एक करके इन प्रश्नों को देखेंगे। आप इन प्रश्नों को नोट करें और एक अच्छी नोट्स बनाएं और इसे ध्यान से समझें। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि कई बार रिपीटेड हैं, तो आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशली मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन या हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन मिल जाए। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का, जिसको आप लोग जीएस बोलते हैं, जनरल साइंस बोलते हैं। जनरल साइंस का कोर्स तो बड़ा लंबा है, लेकिन अभी हम लोग उसमें फिजिक्स फर्स्ट पेपर ले रहे हैं और फिजिक्स फर्स्ट पेपर से संबंधित प्रश्न हम लोग चलते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सब। पहला प्रश्न है, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। हम लोग देखते हैं कि वायु हमेशा ऊपर उड़कर चली जाती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर क्यों रहती है, ताकि हमें सांस लेने में आसानी होती है। तो पृथ्वी अपने गुरुत्व बल से प्रत्येक वस्तु को अपने ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिसके कारण वायुमंडल को भी वो अपनी ओर खींचे हुए है। अगर पृथ्वी अपने गुरुत्व बल से इस वायुमंडल को अपनी ओर नहीं खींचे रहती तो ये वायु भी उड़ जाती। इसीलिए चंद्रमा का गुरुत्व बल कम है, इसलिए वो खींच नहीं पाता है, तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहाँ पर जीवन नहीं है। लेकिन पृथ्वी का गुरुत्व बल इतना अधिक है कि वह सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, इसलिए फल पेड़ से टूटता है तो नीचे गिरता है, या कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे ही आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण। तो उसी पृथ्वी के ही गुरुत्व बल के कारण ये ऑक्सीजन हम लोगों को मिलती है और यहाँ पर धरातल पर हम लोगों का जीवन है। तो लिख लें आंसर, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। तो इसका आंसर हो गया अपने गुरुत्व बल से। इसका आंसर हो गया अपने गुरुत्व बल से। अपने गुरुत्व बल से बेटा, ये आंसर हो गया। अगला है, पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान पूछ रहा है बेटा। तो हम लोग जानते हैं कि भार यानी W जिसे हम लोग कहते हैं, भार यानी W बराबर होता है mg। ये फार्मूला आप पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, कि भार W बराबर होता है mg और W का मान दिया है 29.4। तो यहाँ पर रख देंगे 29.4 बराबर उसका द्रव्यमान, यम को यम ही रहने दीजिए, यम गुणे जी का मान 9.8 होता है, हम सबको मालूम है। अगली लाइन में हम लोग तब यम बराबर लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगली लाइन में इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब लिखते हैं ऐसे, W बराबर mg होता है बेटा, mg, और W का मान आपके प्रश्न में 29.4 दिया है, बराबर यम का मान ही पूछ रहा है, गुणे 9.8। अतः यम बराबर लिखेंगे 29.4 बटे 9.8। अब इसमें भाग देंगे तो 9 त्रिक 27, 3 बार भाग जा रही है, 8 त्रिके 24, 4 हाथ में लगा 2,
9 त्रिक 27, 2 29, तो ये कट गया तो बराबर आ गया बेटा 3 kg। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? ऐसे लगा लेंगे। भार W बराबर mg और W का मान आपके प्रश्न में 29.4 दिया है, बराबर m का ही मान पूछ रहा तो m को m ही रखिए और g का मान 9.8 होता है, हम लोग जानते हैं, तो वह मान रख देंगे। अगली लाइन में m बराबर पक्षांतर करेंगे तो इतना हो जाएगा। ऐसे हो गया। अगला प्रश्न है, एक बल 0.5 kg के पिंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का मान होगा। तो हम लोगों को मालूम है कि बल F बराबर होता है ma। अब एक बल, तो बल का मान ही पूछ रहा है, तो बल का मान क्या होगा, तो m का मान रखें। m का मान 0.5 दिया है तो लिखते हैं 0.5 गुणे a का मान दिया है त्वरण, ये है त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, तो a ही त्वरण है, ऑक्सीलरेशन है, तो यहाँ गुणे 10 रख दें, बराबर गुणा कर देंगे तो 10 पचे 50, यानी हो गया बल का मान 5 न्यूटन। ये आंसर हो गया। कितना हो गया? 5 न्यूटन। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक एलिवेटर जिसका द्रव्यमान 600 kg है 4.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से केबिल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है, तो केबिल का तनाव होगा। देखिए, जब एलिवेटर बेटा ज़मीन से ऐसे ऊपर की ओर खींचा जाएगा तो एलिवेटर का भार नीचे की ओर काम करेगा और जो केबिल में तनाव T होगा वो ऊपर की ओर काम करेगा। जैसे हम ही लोगों को अगर कोई ऊपर की ओर उठावे रस्सी से, तो रस्सी का तनाव ऊपर की ओर बल काम करेगा, खींचेगा, और हमारा भार जो mg है वो नीचे की ओर काम करेगा। तो इस तरह से एलिवेटर पर 2 बल लगेगा। कौन बल लगेगा? एक ऊपर की ओर तनाव बल और एक नीचे की ओर बल लगेगा। वो बल लगेगा विपरीत दिशा में हमारे एलिवेटर का भार। तो इस तरह से हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा T माइनस mg, तनाव T माइनस mg। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में केबिल पर तनाव हम T लगाएंगे, लेकिन वस्तु का भार जो है या एलिवेटर का भार नीचे की ओर लगेगा, अतः उसे माइनस करेंगे। ये मान लीजिए कि आपका एलिवेटर है, ये आपका एलिवेटर हो गया, ये एलिवेटर हो गया। इस एलिवेटर का भार mg जो है नीचे की ओर काम करेगा और डोरी को हम लोग ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो इसका तनाव T ऊपर की ओर काम करेगा। तो इस तरह से एलिवेटर पर 2 प्रभावी बल लग गए। तो परिणामी बल हो गया विपरीत, चूँकि ये सदिश राशियाँ हैं, बल सदिश राशियाँ हैं, इसलिए घट जाएंगी तो हो जाएगा T माइनस mg। तो वही लिखा गया T माइनस mg। ये बल F हो गया और बराबर होता है ma। बल F, इसी को हम लोग कहते हैं F बराबर ma। तो ऐसे हो गया। अब इसी में मान रख दें। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो केबिल का तनाव होगा, तो यही तनाव T पूछ रहा है, तो आगे लिख लेंगे तनाव T बराबर हो जाएगा mg प्लस ma। और A क्या है? मीटर प्रति सेकंड। देखिए ना, द्रव्यमान जो है
6000 ये 600 केजी दिया और 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है। तो यम अगर हम कॉमन ले लें तो यह तो हो जाएगा यम कोष्ठ में स्मॉल जी प्लस ए, ऐसे भी हो सकता है, लिख सकते हैं टी बराबर। फिर टी बराबर ऐसे लिख सकते हैं, यम का मान 600 दिया है, कोष्ठ में जी का मान 9.8 है और प्लस ए का मान दिया 4.9 दिया, ये देखिए ना ए का मान। इसको जोड़ दें तो हो जाएगा 9 8 17, 9 4 13, 1 14। तो हो गया बेटा टी बराबर हो गया 600 गुणे जोड़ देते हैं, हाथ में लगा 1, 9 4 13, 1 14, 14.7। अब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा करीब, हम समझते हैं नियर अबाउट आंसर आएगा 9000 न्यूटन के करीब। देख लीजिए, गुणा करेंगे लगभग आएगा तो बराबर आ गया लगभग 9000 न्यूटन। ये आंसर लगभग ये आ रहा है आंसर आपका, क्योंकि इसे आप बेटा 10 मान सकते हैं, इसे आप 5 मान सकते हैं। तो 10 और 5 4.9 है तो लगभग इसे 5 मान लें, और इसे 9.8 को 10 तो 5 15 हो गया, और 15 6 का 90 हो गया। तो ये लगभग जो है 9000 से कुछ थोड़ा सा कम आएगा। तो एक विकल्प लगभग 9000 दिया है तो इसे 9000 न्यूटन मान लेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 4 का 9000 न्यूटन। तो 4 को भी मिटा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 पर आते हैं। चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान व भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 5वें का आंसर हम लोग लिखते हैं, द्रव्यमान तो हर जगह एक रहता है, चाहे आप पृथ्वी के केंद्र पर चले जाएं, चाहे बहुत ऊंचाई पर चले जाएं, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। तो चंद्रमा पर भी सतह पर चले जाएंगे तो लिख लें द्रव्यमान सब जगह समान रहता है, अतः द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। जबकि भार कम हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर G/6 गुरुत्वीय त्वरण है, अतः भार W बराबर mg/6 होने से कम हो जाएगा। ये आंसर हो गया। 5वें का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी मिटा दिया।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 kg व 4 kg के दो पिंड 100 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराए जाते हैं, तो दोनों साथ जमीन पर या पृथ्वी पर, दोनों साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि कल आपको बताया गया था कि दोनों समान गुरुत्वीय त्वरण, दोनों पिंड पर, इस पर भी और इस पर भी पृथ्वी समान गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का लगा रही है। तो चाहे ये पिंड 2 किलो का हो और ये पिंड भले 20 किलो का हो, उससे कोई फर्क नहीं, दोनों में समान त्वरण जी 9.8 लग रहा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, अतः दोनों समान समय में समान नीचे जाएंगे और दोनों एक ही साथ धरातल पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग इसे भी मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग, एक अंतरिक्ष जो यात्री है वह पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक छलांग क्यों लगा सकता है? तो लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखेंगे क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 गुना है, अर्थात g/6 है। इसलिए व्यक्ति चंद्रमा पर ज़्यादा ऊंची छलांग लगाएगा, लगभग 6 गुना ज़्यादा कूदते। चूँकि g/6 है तो इस तरह से वो कितना ऊंचा, यहाँ अगर 1 मीटर कूद रहा तो वहाँ पर 6 मीटर ऊंचा कूद जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम व 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात होगा। तो रेखीय संवेग का अनुपात पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कल हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि K बराबर होता है P²/2m। ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा की है और ये संवेग है और ये द्रव्यमान है। K क्या है? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है बेटा। P संवेग है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इसे P से डिनोट करते हैं। m जो है वस्तु या पिंड का द्रव्यमान है। तो कह रहा है एक अंतरिक्ष, एक 8वां क्वेश्चन है हम लोगों का, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा उनकी सेम है, तो यहाँ से लिखेंगे
तो उनके संवेग का अनुपात होगा। मान लीजिए पहले का P1 है और द्रव्यमान m1 है और P1 है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही K बराबर जो है, चूँकि गतिज ऊर्जा दोनों की बराबर है इसलिए लिखेंगे P2 का वर्ग बटे 2m2 उसका द्रव्यमान। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों को अगर हल किया जाए तो यहाँ से देखेंगे आप P1 का वर्ग बराबर हो जाएगा K इंटू 2m1 ऐसे हो जाएगा, और बटे यहाँ से लिख दें P2 का वर्ग, तो ये इधर बटे में आ जाएगा P2 का वर्ग बराबर हो जाएगा K इंटू 2m2। देखिए ये इससे कट गए। क्लियर हो गया। अब हो गया P1 बटे P2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं, इकट्ठे लिख देते हैं इसके और इसके वर्ग को, ऐसे भी लिख देते हैं कोष्ठ में बंद करके, बराबर m1 का मान 1 किलोग्राम है तो यहाँ 1 और बटे m2 का मान 4 है। इसलिए अगली लाइन में लिखेंगे P1 बटे P2 संवेगों का अनुपात बराबर करड़ी में हो जाएगा 1 बटे 4 बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 वर्गमूल बराबर हो गया 1:2। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 1:2। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उत्पन्न त्वरण। 20 न्यूटन का बल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। बल F बराबर होता है ma। सभी लोगों को फार्मूला मालूम होना चाहिए। F बराबर ma। कह रहा है 20 न्यूटन का बल 4 kg के पिंड पर कार्य करता है, तो 20 न्यूटन का बल बराबर 4 kg पर गुणे A, इसलिए A बराबर यहाँ लिखेंगे 20 यहीं और बटे 4, 4 पचे 20 बराबर आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया। यही हो गया आपका आंसर। त्वरण ए, ये क्या है? यही आपका त्वरण है। त्वरण पूछ रहा है, त्वरण ए का मान तो आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से नीचे जाती हुई लिफ्ट में खड़ा है, तो उसका आभासी भार शून्य हो जाएगा। देख लें। चाहे वो जितने किलो का लड़का हो या व्यक्ति हो, लेकिन वो 9.8 जितना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, उसी गुरुत्वीय त्वरण से लिफ्ट भी जा रही है नीचे की ओर, तो समझ लिए कि लिफ्ट की रस्सी टूट चुकी है और वो हवा में तैर रही है लिफ्ट, तब ऐसा होगा। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इतने पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, और इसी से नीचे जब लिफ्ट जा रही है, इसका मतलब कि रस्सी आपकी टूट चुकी है और उस समय आपका भार शून्य होगा, भारहीन होंगे। जैसे आप सिर पर बहुत सारा वजन लाद कर, और जब तक आप छत पर खड़े हैं तब तक तो आपको वजन आभास होगा कि हमारे सिर पर जो है इतना है, लेकिन जैसे ही आप छत से छलांग लगा देंगे तैसे ही आप गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 के बराबर काम करने लगेगा, और फिर आपकी शरीर पर लगेगा कि एकदम हवा में तैरते हुए नीचे आ रहा है, वैसे ही आपके सिर पर रखा हुआ बोझ भी हवा में तैरते हुए नीचे आएगा। अतः आपको कोई भार
उस रखे हुए भार का, सिर पर रखे हुए भार का कोई भी बल नहीं लगेगा, उसका मान शून्य हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, चाहे आप कहें कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है तो उसका आभासी भार क्या होगा, ऐसे पूछे। अथवा आपसे कहे कि रस्सी टूट गई है, लिफ्ट की रस्सी टूट गई है, डोरी टूट गई है, तो भी फिर वो किस वेग से आएगी, किस त्वरण से आएगी, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ही त्वरण से फिर लिफ्ट नीचे की ओर आएगी, तब भी उसका आभासी भार शून्य होगा। तो इसको आप चाहें तो ऐसे देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, mg माइनस आर बराबर ma, ऐसे लगा सकते हैं। प्रतिक्रिया बल हम जो है लिफ्ट पर क्या है, अगर ये आपका लिफ्ट है बेटा, मान लीजिए कि ये लिफ्ट है, तो ये लिफ्ट है, इस पर आप खड़े हैं, इस लिफ्ट पर आप खड़े हैं, इस लिफ्ट पर आप खड़े हैं। चलिए ऐसे ये लिफ्ट पर आप ऐसे जो है खड़े हैं, तो आपका भार जो है वो mg जो है वो नीचे की ओर काम कर रहा है, आपका भार mg नीचे की ओर काम कर रहा है, और लिफ्ट का तल प्रतिक्रिया बल r जो है ऊपर की ओर काम कर रहा है। आप लिफ्ट को के तल को अपने भार mg से नीचे की ओर दबा रहे हैं, ये तीर मैंने नीचे की ओर बना दिया, और लिफ्ट का तल प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर लगा रहा है, इसलिए प्रभावी बल हो गया mg माइनस आर। दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, इसलिए हो जाएगा mg माइनस आर बराबर F बराबर ma से भी आप देखेंगे तो भी मान जो है शून्य आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखें, इसलिए R बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे प्रतिक्रिया बल R बराबर हो जाएगा mg माइनस ma। इसको इधर ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आएं, माइनस हो जाएगा। अब चूँकि ma का भी मान 9.8 के त्वरण से नीचे जा रही है, अतः ये भी आपका mg हो जाएगा और ये भी माइनस mg हो जाएगा, बराबर r हो गया। और इस तरह से mg में से mg घट गया तो ये शून्य हो गया। तो इस तरह से व्यक्ति का भार शून्य होगा। ये आंसर आ गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और व्यक्ति का आभासी भार शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है 5 मीटर प्रति सेकेंड से के दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा। पाँच मीटर प्रति सेकेंड वेग दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कण का द्रव्यमान, तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। 11वां क्वेश्चन है आपका, 11वां क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें दिया 5 मीटर से गतिशील है एक कण की ऊर्जा 125, तो k का मान 125 दिया है, बराबर हाफ, और 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो m गुणे 5 का वर्ग हो जाएगा 25। देखिए ना, 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से गति, तो द्रव्यमान m पूछ रहा है, यही m पूछ रहा है, तो यहाँ से इधर ले आएंगे तो हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 125 गुणे 2 बराबर, यहाँ m रहने दीजिए, बटे में 25। 5 का वर्ग करेंगे
25 पच्चे 125, 5 दूना 10, तो 10 kg आ गया। तो पिंड का भार 10 kg, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया 10 kg। इस तरह से इधर के सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। अब हम लोग इधर का क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है 20 kg की 12वां क्वेश्चन है 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया काम। अगर हम 1 मीटर तक ऐसे उठावें तो मेरे द्वारा कार्य किया गया, लेकिन अगर इसी जगह उठाकर ऐसे पकड़े हुए हैं, इसी पर रोके हुए हैं, अब न ऊपर ले जा रहे हैं न नीचे ले जा रहे हैं, तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 12, और विस्थापन शून्य है, बल गुणे विस्थापन शून्य बराबर शून्य। ये आपका आंसर आ गया। शून्य से जब गुणा करेंगे तो आंसर शून्य हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर ऊपर उठाए रखा हुआ है, यानी कोई विस्थापन नहीं हो रहा। जहाँ पर रखा वहीं से है, पड़ा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, इसलिए विस्थापन कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर ये प्रश्न पूछता कि 1 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तब जो है हम लोग यहाँ पर लिखते, तब बल गुणे विस्थापन लगाते। ठीक है। अब जो है, लेकिन प्रश्न में करा नहीं 1 मीटर ऊपर उठाए हुए और उसी पोजीशन में उसे रखा हुआ है, तो कोई कार्य नहीं होगा। कार्य का मान शून्य हो गया। 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां देखते हैं। 10 kg के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वो चला था, तो कार्य का मान होगा। तो फिर कार्य का मान शून्य होगा। ये 13वें का आंसर भी हो जाएगा कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन है। चूँकि 30 मीटर ऊंचाई पर ले गए और फिर उसी स्थान पर ले आए जहाँ से उसे लेकर गए थे, तो विस्थापन शून्य था। विस्थापन क्या हुआ, हम कहीं भी जाएं और घूमते फिरते लास्ट में हम जहाँ से चले थे फिर वहीं आकर पहुँच जाएं, खड़े हो जाएं, तो विस्थापन शून्य है। विस्थापन बराबर होता है प्रारंभिक स्थिति और लास्ट स्थिति का अंतर। तो चूँकि जहाँ से चले थे फिर वहीं घूमकर आ गए, तो प्रारंभिक स्थिति और लास्ट वाली स्थिति का अंतर जो है वह शून्य है, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। और शून्य से गुणा करेंगे बल में, तो फिर आंसर शून्य हो गया। तो 13वें का भी आंसर शून्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर आपका शून्य। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कहता है, एक घूर्णी फ्लाई व्हील का आरपीएम मापा जाता है। तो आरपीएम मापने के लिए हम लोग स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्ट्रोबोस्कोप स्ट्रोबोस्कोप फ्लाई व्हील आप देख ही रहे हैं, जो आपके डीजल इंजन में जहाँ हैंडल लगाकर आप स्टार्ट करते हैं उस पर जो बड़ा सा चक्का चढ़ा रहता है वहीं फ्लाई व्हील है, गतिपाल पहिया है, और वो बहुत तेज़ी से नाचती है। जितना तेज़ आपका धुर्रा नाचता है, तो उसके आरपीएम को यदि नापना है तो हम लोग टेकोमीटर से नापेंगे अथवा स्ट्रोबोस्कोप से मापेंगे। तो विकल्प में स्ट्रोबोस्कोप दिया है तो उससे माप लेंगे। अगला है, किसी पिंड की गति 2 गुनी कर देने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गति 2 गुनी करेंगे तो ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। 15वां देख लीजिए, क्योंकि गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv²। ये पहला ऐसे हो गया। अब प्रश्नानुसार डैश मारेंगे तो लिखेंगे k बराबर 1/2 m
और v का मान 2v हो गया। करा वेग 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी पिंड की गति 2 गुनी कर दी जाए तो 2v, पहले v थी अब 2v का वर्ग कर देंगे तो k बराबर हो जाएगा हाफ m गुणे 4v स्क्वायर, 2 का वर्ग 4v स्क्वायर। अतः k बराबर हो जाएगा, 4 को आगे लिख देते हैं बेटा, गुणे 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, 4 को आगे ले लिए। तो इस तरह से आप देखें, समीकरण नंबर 1 से तुलना करें तो अब देखें पहले केवल हाफ mv स्क्वायर था, अब जो है अगर इसे k1 मान लें, इसे k मान लें और इसे k1 मान लें तो इस तरह से k1 बराबर हो गया 4k, यानी पहले की 4 गुनी हो गई। यानी गतिज ऊर्जा, आंसर हो गया कि गतिज ऊर्जा पहले की 4 गुनी हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। चलिए मिटा देते हैं। गतिज ऊर्जा पहले की कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन 16 देखते हैं। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि किसी पिंड की गति 2 गुनी कर दी जाए तो परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात फिर वही प्रश्न है एक तरह से। तो पिंड की गति 2 गुनी कर दी जाएगी। तो पहले गतिज ऊर्जा मान लीजिए k1 है, तो k1 बराबर है हाफ mv स्क्वायर है, ये समीकरण नंबर 1। बाद में k2 बराबर 1/2 m और 2v का वर्ग कर देंगे, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अथवा ये k2 बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 गुणे हाफ mv स्क्वायर। ये ऐसे हो गया। अब कह रहे हैं तो प्रारंभिक ऊर्जा, तो परिणामी ऊर्जा माने इस ऊर्जा, परिणामी ये हो गई। तो परिणामी ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात तो लिखेंगे k2/k1 बराबर 4 गुणे हाफ mv स्क्वायर। ये है परिणामी। परिणामी ये हो गया कि भाई बल को 2 गुना, वेग को 2 गुना करने पर तो परिणामी ये हुई। और प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है तो प्रारंभिक ऊर्जा बटे में आ जाएगी, बटे में केवल हाफ mv स्क्वायर। तो ये देखिए इससे कट गया, बटे में यहाँ पर 1 आ गया। अतः इनका अनुपात हो गया, बराबर हो गया 4:1। ये आंसर आ गया 4:1। परिणामी ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात हो गया 4:1। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर रहा है आपका 16। अब हम लोग 17 देखते हैं। किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, संवेग 2 गुना करेंगे तो देखिए संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान तो ये फिक्स होता है, इसे आप बदलेंगे नहीं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार P बराबर m गुणे 2v करेंगे, वेग को 2 गुना करेंगे, तब क्या होगा? संवेग 2 गुना हो जाएगा। चूँकि बेटा द्रव्यमान बदलता नहीं है, इसलिए द्रव्यमान यम तो फिक्स ही रहेगा। अगर संवेग को दुगना करना है तो हमें वेग को 2 गुना करना होगा, तब यही P बराबर हो जाएगा 2 गुणे mv। ऐसे हो जाएगा, ये mv अब 2 गुना हो गया। तो वेग को 2 गुना करना होगा। तो
तो प्रश्न पूछ रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, अब लिखें गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv²। v का मान 2 गुना कर दिए हैं तो अब हो जाएगा 2v का वर्ग बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा हाफ mv² गुणे 2 दूना 4। तो ऐसे हो जाएगा, इसलिए के बराबर हो जाएगा 4 गुणे ऐसे। 4 को मैंने पहले कर दिया तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो लिख लें आंसर हो गया गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। चार गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 18वां देखते हैं। 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल। 18वां क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। अब 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। कल हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा कि ये 2 द्रव्यमान हैं, ये m1 है और ये m2 है और इनके बीच की दूरी r है। तो लगने वाला बल F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 बटे r²। अब प्रश्नानुसार ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। प्रश्नानुसार कह रहा है द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, इसे 2 गुना कर दिया जाए। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार डैश मारा, बल बदल जाएगा तो बल F1 हो जाएगा या F डैश बराबर हो जाएगा G उतना रहेगा m1 गुणे m2 बटे 2r का वर्ग। ऐसे हो जाएगा। दूरी 2 गुनी कर दी जाए तब उसका फिर वर्ग करेंगे 2r का वर्ग। तो अगली लाइन में f डैश बराबर हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 बटे 4r²। इसलिए f डैश बराबर हो जाएगा 1/4। इस 4 को आगे कर देते हैं तो 1/4 गुणे G m1 m2 बटे r²। समीकरण नंबर 1 से मान रखें, इतने का मान f है। अतः f डैश बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे f। यानी आप कहेंगे कि उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल पहले बल का 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आकर्षण बल पहले लगने वाले बल का 1/4 हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा भाई बल। अगला है किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। तो संवेग P बराबर होता है m गुणे v। इन दोनों पर निर्भर करता है, m पर भी और v पर, दोनों पर। किसी कण का संवेग P बराबर, यही है संवेग का फार्मूला बेटा लिख दिया। संवेग P बराबर होता है mv, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और वेग पर भी, दोनों पर संवेग हमारा निर्भर करता है। तो उसको वहाँ लिख लीजिए।
उसका आंसर हो गया फटाक दे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, तो वह है बेटा रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। 20 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा। सेल क्या करता है? जो सेल है बेटा वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके हमको देता है। सेल के अंदर रासायनिक क्रिया होती है और उसके एवज में हमें वैद्युत ऊर्जा मिलती है। तो संग्रहित यानी उसके अंदर स्टोर क्या है? तो स्टोर है रासायनिक ऊर्जा। तो किसी शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह होती है रासायनिक ऊर्जा। 21वां क्वेश्चन कहता है कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो 21वें का भी आंसर हो गया रासायनिक ऊर्जा। ये आपका आंसर हो गया। जब मानव काम करता है बेटा तो जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब लेता है हमारे शरीर में जो जाता है वो कार्य करने में यही ऊर्जा हमारे हाथ पैर को, हमारे शरीर को देते हैं। तो इस तरह से ये जो है रासायनिक ऊर्जा हुई। तो हमारे शरीर के अंदर रासायनिक ऊर्जा के कारण हम कार्य करने में सफल होते हैं। और ये रासायनिक ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है? तो जो हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब के द्वारा मिलती है। तो ये भी हो गया 21वां। 22वां हो गया वेग दोगुना करने पर संवेग। तो 22वां वेग दोगुना करेंगे तो संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। देख लें संवेग P बराबर होता है mv और v को दोगुना करने पर, इसे 2 गुना करने पर तो आंसर हो गया, आंसर हो जाएगा संवेग 2 गुना हो जाएगा। इसे दोगुना करेंगे बेटा तो P बराबर होगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा 2mv। तो पहले केवल mv था, अब 2mv हो गया, v को दोगुना कर दिया। अगला क्वेश्चन है 1 kg राशि का वजन है। 1 kg राशि का वजन है, ये फार्मूला है। 1 लाख बार ये पूछा गया प्रश्न है। 23वां क्वेश्चन लिख देते हैं। तो लिख लें 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.81 न्यूटन। ये फार्मूला है। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.81 न्यूटन होता है। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो आप कहेंगे 9.81 न्यूटन है। यही आपका आंसर हो गया। और ये फार्मूला भी है, यही फार्मूले पूछा है। अगला है प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितने यूनिट होगी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 24वां क्वेश्चन, यूनिट को ही KWH भी कहते हैं, किलोवाट घंटा भी कहते हैं, KWH भी कहते हैं या यूनिट कहते हैं। यूनिट बराबर होता है, फार्मूला लिख लें, वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा बटे 1000। और गुणे दिन भी लिख लें, कै दिन तक, तो गुणे दिन भी लिख लें ऐसे। वैसे होता है केवल फार्मूला वाट गुणे घंटा बटे 1000। और 1 महीने का पूछ रहा है तो दिन बिल लिख देते हैं, तो गुणे दिन भी। अब देखिए कितना वाट है, तो 100 वाट के बल्ब 10 हैं। कितने लैंप हैं? 10 लैंप हैं।
और प्रत्येक जो है 100 वाट के हैं, तो 100 दाह में 1000 वाट हो गया। अगर 10 बल्ब जलेंगे तो कितना वाट हो जाएगा, तो 1000 वाट हो गया। तो ये यहाँ पर वाट की जगह पे 1000 वाट गुणे पर डे कै घंटा जलते हैं, तो 8 घंटा, तो 8 गुणे कै दिन जलते हैं, तो महीना भर का पूछ रहा है 30 दिन बटे 1000। ये वाट को किलो वाट में, ये है ना किलो वाट घंटा, KWH कोई हम यूनिट कहते हैं, यूनिट में हम लोगों की बिजली आती है, उसी को किलो वाट घंटा कहते हैं। तो इस वाट को किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है। तो इस तरह से 1000 से 1000 कट गया, 8 त्रिके 24, तो बराबर आ गया 240 यूनिट आ गया। ये आंसर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। अगला 25वां क्वेश्चन कहता है 1 जूल होता है। 25वां क्वेश्चन कहता है 1 जूल, कार्य का मात्रक जूल है, SI मात्रक। तो आंसर लिख लें सीधे, 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्ग होता है। यही आपका आंसर हो गया। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 के घाते 7 अर्ग होते हैं। जूल जो है ऊर्जा का SI मात्रक है। ये ऊर्जा का SI या M के S में है, और ये वाला CGS में है मात्रक। ऊर्जा का SI या M के S सिस्टम में ये जूल है, और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 के घाते 7 अर्ग होते हैं। तो इस तरह से 25वां क्वेश्चन भी आपका हल हुआ, और मैं यकीन ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करता हूं कि आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और ये सारे प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर रेलवे में पूछे गए ये सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, उनका एक संग्रह था। तो ये जो है आपके RRB NTPC में भी पूछा जाएगा, RRB ग्रुप D में भी पूछा जाएगा, और प्लस बोरिंग टेक्नीशियन में भी पूछा जाएगा, और प्लस आपके SSO जो विद्युत उत्पादन निगम वगैरह हैं उस SSO में भी पूछा जाएगा। तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये आप जनरल साइंस कह लीजिए या फिजिक्स फर्स्ट पेपर कह लीजिए, उससे ये सारे क्वेश्चन उठाए गए थे। तो इसका एक अच्छा संकलन आप लोग बनाइए, और जो प्रश्न न समझ में आवे आप कमेंट में हमसे पूछिए प्रश्न। फिर से अगर कहीं दिक्कत है तो आपका वो हम उसको और एकदम क्लियर करेंगे, और ज़्यादा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।